दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा बहुत ही रोमांचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि मस्तान ने अपने लिए थोड़ा-सा मसल पावर का इंतज़ाम किया। मस्तान एक बिज़नेसमैन था। मस्तान जो है स्मगलर था। मस्तान अपने आप में एक गली का गुंडा नहीं था। यानी अगर कहीं चाकू निकाल के किसी पे हमला करना हो या किसी से मार पिटाई करनी हो, तो अब वो जो है थोड़ा-सा उसने सफ़ेद पोशी का जो है उसने अब एक भेष बना लिया था। अब वो कोट पैंट पहनता था, अब वो महंगी सिगरेट पीता था, अब जो है वो मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमता था। उसको वो सफ़ेद पोशी बरकरार रखनी थी। ना ये वर्दा जो था वो खुद भी दारू बेचते-बेचते थोड़ा-सा एम्बिशियस होने लगा था। उसको भी नेक्स्ट लेवल पे जाना था बिकॉज़ वो दारू बेच रहा था, पुलिस उसके पीछे पड़ रही थी और वो वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहा था कि दारू से आगे कुछ बिज़नेस करे। तो साउथ के कुछ पोर्ट्स थे जो डॉक पे चोरी करने लगे थे, क्योंकि वो स्मगलिंग नहीं करते थे। तो जो स्मगल्ड किया हुआ माल या इवन लीगल इंपोर्ट किया हुआ माल जब आया होता था, तो ये छोटे-छोटे जो अपने गुंडों के गैंग्स थे, ये जाके उन पोर्ट से चोरी कर लेते थे। ये वर्दा ने साउथ से एक्वायर करके इस मोडस ऑपरेंडी को उसने मुंबई में इस्तेमाल करना शुरू किया। तब मस्तान ने सोचा कि ये तो मेरे लिए बड़ा काम का आदमी है, मैं इसके लोगों को, इसके गुंडों को इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन पहले मुझे ये जो चोरी वाली आदत है ना कि डॉक से जाके माल उठा के चोरी करके ले जाना, जो कस्टम के लिए एक बड़ा सरदर्द था। कस्टम्स वैसे स्मगलर के साथ मिली हुई होती थी और उनसे एक कट ले लेती थी। तो कस्टम्स वाले जो हैं वो स्मगलिंग के माल को जाने दे रहे थे, इजाज़त दे रहे थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ इंपोर्ट की है अपने कोटा में, अपने बस पे, और अगर वो चीज़ चोरी हो जाए तो कस्टम्स गवर्नमेंट की तरफ से अपनी निगाह नहीं बंद कर सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसी चोरी की तरफ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। वर्दा ऐसी ही चोरी में पकड़ा गया था। अब ये मस्तान को जब उसने देखा कि ये चोरी के मामले में है और कस्टम्स वाले इसको माफ़ नहीं करेंगे, तो उसने सबसे पहले जा कर के वर्दा से हाथ मिलाया और उसने कहा कि तुमको चोर क्यों बनना है? तुम्हें छोटे लेवल का आदमी क्यों बनना है? तुम मेरे साथ मेरे बिज़नेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? वर्दा की समझ में आ गया कि उसको अब गोदी का चोर नहीं बनना है। उसको अब सरकार के कंसाइनमेंट नहीं चुराने हैं। उसने छोटी-सी एक जो है बात सोची कि मुझे जंग जीतने के लिए, बड़े-बड़े जंग जीतने के लिए कभी-कभी एक कदम पीछे ले लेना चाहिए। उसने एक इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो उस ज़माने में जो है तकरीबन 4 लाख का 5 लाख कंसाइनमेंट था, वर्दा ने पुलिस को उसका पता बता दिया। लोग हैरान थे कि वर्दा भाई ने ये काम कैसे किया? बट वर्दा ने फिर यही कहा कि कभी-कभी शेर का शिकार करने के लिए बकरी की कुर्बानी देनी पड़ती है। इन लोगों ने सोचा कि अब ये वर्दा जब पुलिस से छूट के आएगा तो हम पे बहुत गुस्सा करेगा और अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे ज़ाहिर करेगा। लेकिन वर्दा ने ऐसा नहीं किया। जब वो लौट के आया तो उसने बाकायदा सेलिब्रेशन अनाउंस किया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या है? मतलब ये किस तरह से ये वर्दा क्यों खुश है? और फिर लोगों ने एक बड़ी महंगी सी गाड़ी को जो है वो धारावी के झोपड़ी में आते देखा। उनको सबको लगा कि अब वर्दा का नसीब चेंज हो रहा है। वर्दा और मस्तान दोनों ने मिल करके स्मगलिंग के माल के अंदर साथ देना शुरू कर दिया। तो मस्तान जो है वो गोल्ड के बिस्किट्स मंगाता था। एक बिस्किट आपको जो देखे जाएंगे तो आपको 100 ग्राम का बिस्किट होता है वो। और चांदी की जो ईंट होती है वो तकरीबन 25 किलो की ईंट होती है। ये ईंट जो है वो मस्तान ने उसको अपने नाम से ब्रांडेड कर ली थी। यानी मस्तान की चांदी के नाम से वो मशहूर थी और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है दूर दराज के देशों में सिर्फ मस्तान की चांदी के नाम से जो है, अगर उसकी चांदी है तो लोग आग बनकर उस पर भरोसा कर लेते थे। उस ज़माने में चांदी जो है, मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपये तोला भी थी, तो आप ये सोचिए कि एक 100 ग्राम का बिस्किट 50,000 रुपये का एक सिंगल बिस्किट हुआ। अब अगर ऐसे बिस्किट जब भी आते हैं तो जैकेट में भर के आना या इंपोर्ट करके आना, आप सोचिए कितना किलो के हिसाब से सोना आ गया और हर कंसाइनमेंट में कितना मुनाफा हो रहा है। ऐसे ही चांदी
जो यहाँ से अगर जो जब चांदी जा रही है, जो ईंटों के लिहाज से मस्तान की चांदी, उसकी भी अपनी एक जो है, अगर 25 किलो की है तो आप उसको अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस है जो मस्तान कर रहा है। और वर्दा उस बिजनेस में 25% का भागीदार है। पुलिस कभी कभार छापे मारती थी, लेकिन ये लोग जो है हाथ नहीं आते थे। लेकिन मस्तान को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बॉम्बे गैराज करके जो एक हिस्सा उसने जो है चौपाटी के पास, उसने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले ली थी। और फिर उसने आगे जा करके ब्रिज कैंडी के पास में एक बड़ा सा बंगला भी ले लिया था, भाई तो सुरूर के नाम से, यानी द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। ये इन चीज़ों ने मस्तान को एक टॉप लीग में पहुंचा दिया। और कभी कभार वो कोई फिल्मी जश्न में भी जाने लगा। आपको पता है ना, आज अगर किसी भी आदमी को एक इमीडिएट या इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी चाहिए, वो फिल्मी सर्कल में घूमने लगता है। और फिर उसने कुछ ना कुछ उस वक्त की मीडिया को मिसयूज करना शुरू किया। यानी मेरे दोस्त जो हैं खलील जाहिद साहब, जो अखबार आलम के एडिटर थे, एक बार उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है हुसैन कि ये मस्तान का जो सारा ऑरा है ना, मैंने क्रिएट किया। हमने इस अखबार के जरिए मस्तान को हातिम ताई बना दिया। मस्तान इस बात से बहुत खुश हो गया। लेकिन खलील जाहिद साहब कहते हैं कि एक्चुअली वो बहुत कंजूस आदमी था। वो कभी लोगों को 20 रुपए भी नहीं देता था। जो आप उसको हातिम ताई की छवि बता रहे हैं, दैट वाज ऑल अ वेरी शैलो थिंग। उसने जो हज भी किया था, उसने अपनी कमाई से, यानी हराम की कहिए, हलाल की कहिए, या उसकी खुद की कमाई, जो भी आप उसने कहीं की हो, वो उसने अपने पैसों से नहीं किया था। उसने हज कमेटी की हेल्प से हज किया था। एनीवे, अब मस्तान को लगा कि उसको और जो है अपने मामले को बढ़ाना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए। उसने सोचा क्या करें। इस तरफ जो है आपको साउथ मुंबई में एक आदमी स्लोली बड़ा हो रहा था। आप जानते हैं करीम लाला। करीम लाला का नाम था अब्दुल करीम खान। इस आदमी का अंडरवर्ल्ड की एंट्री में, ये अंडरवर्ल्ड के अंदर उसका कोई ख़ास अपनी स्टैंडिंग थी नहीं। और लोग जो हैं करीम लाला को बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वो उस ज़माने के पठानों का एक काइंड ऑफ अनक्राउंड किंग था। What was his claim to fame? Actually nothing. वो मुंबई में शायद 1930 के आसपास आया था और उसकी शोहरत इस बात से थी कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ में जिरगा पख्तून हिंद का हिस्सा था। जिरगा पख्तून हिंद एक अफ़गानी संस्था थी और खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो हमारे महात्मा गांधी के साथ में देखे गए थे कुछ फ़ोटोज़ में, तस्वीर में, और उनको लोग फ्रंटियर गांधी कहा करते थे। ये जो पॉजिटिव इमेज थी, करीम लाला ने अपनी तस्वीर इनके साथ खिंचा करके अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव पेश किया। करीम लाला के पास थोड़े से पैसे आ गए थे और जब पैसे आ गए तो उसने लोगों को थोड़ा सा लोन देना शुरू किया ब्याज पे। और अब अगर ब्याज पे अगर उसको पैसे नहीं मिलते थे 10 तारीख को, तो लोगों को कभी कभार स्टैबिंग, मारपीट, ये सब करने लगा। पुलिस की निगाह में करीम लाला आ गया। 7 फीट का लंबा चौड़ा खतरनाक सा आदमी, अगर आपको घूर के देखे और अगर आपको एकदम अपने अंदाज में कहे कि क्या चाहता है, पैसे देना चाहता है कि खुदा से मिलना चाहता है, तो आदमी की रूह कांप जाती थी। मस्तान ने बहुत सुना करीम लाला के बारे में और उसको लगा कि मुझे इस आदमी को भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। इसका जो दबदबा है, इसके जो लोग हैं, वो मेरे काम आ सकते हैं। आपने देखा, मतलब जिनके पास पैसे होते हैं ना, जिनके पास माल होता है ना, मक्कारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसने मालूम किया कि करीम लाला जो है कहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ता है। उसने बाकायदा वो मस्जिद मालूम करके उसने एक दिन तय किया कि वो करीम लाला के साथ जुम्मा की नमाज पढ़ेगा। जुम्मा की नमाज आम तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र समझी जाती है। जो लोग 5 वक्त की नमाज नहीं भी पढ़ते, वो जुम्मा की नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। मस्तान वैसे कोई नमाजी आदमी नहीं था और करीम लाला भी कोई ख़ास नहीं था, लेकिन ये दोनों जुम्मा की जब नमाज में पहुँचे और जब दोनों के बीच सलाम दुआ हुई और जब दोनों मिले, तो दोनों ने सोचा बैठ के साथ में खाना खाया जाए। मेहमान नवाजी हुई, दोनों की बातचीत हुई और फिर मस्तान ने वही कार्ड जो वर्दा के साथ किया था, उसने वही कार्ड करीम लाला के साथ प्ले किया कि आप मेरे बिजनेस में शरीक क्यों नहीं हो जाते। तो ये
पठान ने जब देखा कि मस्तान सामने से ऑफर दे रहा है, जो भी माल गोदी से उतरेगा उसको पूरी हिफाजत से अपने गोडाउन में पहुंचा देंगे और फिर आपके लोगों की हिफाजत के साथ उनको हम अपने कालबा देवी के और जो अलग अलग हमारे जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, जो दूसरे हमारे लोग हैं, उन तक पहुंचा देंगे ताकि बाहर के लोग आके उसको चोरी ना कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत हुई थी 10% से और बाद में आगे बात होते होते 20% पे आ गई, लेकिन इन द एंड हुआ ये कि बॉम्बे के 2 बड़े दादा यानी साउथ मुंबई का एक मुस्लिम गुंडा करीम दादा उसका आदमी बन गया और सेंट्रल मुंबई का वर्दा दादा या वर्दा भाई जो मस्तान उसको कहता था, ये भी इसके साथ मिल गया। ये जो हैं ये जुर्म की त्रिमूर्ति हैं, द ट्रायम्विरेट ऑफ क्राइम। 1975 तक इन लोगों ने नॉन स्टॉप बॉम्बे पे बिला रोक टोक हुकूमत की। फिर आ गया 1975 का एक बहुत ही खतरनाक सा दौर कि इंदिरा गांधी ने बॉम्बे में इमरजेंसी लागू कर दी, यानी उन लोगों ने बाकायदा एक लिस्ट बनाई और अगर कोई आदमी का बैकग्राउंड ज़रा सा भी जो है वो सस्पिशियस लगता था, उनको वो लोग उठा के डालने लगे। मस्तान उसने सोचा था कि मैं अपने तमाम पापों को धो दूंगा। उसने कोशिश की थी कि वो शादी करके सेटल भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसको जाके मधुकर जेंडे ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों के लोग वर्दा, करीम लाला और मस्तान, इन लोगों ने बॉम्बे की अर्थर रोड जेल के अंदर अच्छा खासा वक्त गुजारा। ये अलग बात है कि इमरजेंसी से छूटने के बाद भी, यानी जब ये लोग 1977 के बाद बाहर निकल के आए, तब भी इन लोगों ने चाहा कि अपनी गतिविधियां जारी रखें और अपने पावर पे किसी और को ना आने दें। इनसे सिर्फ एक भूल हो गई। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दाऊद इब्राहिम्स क्रिमिनल हिस्ट्री। वो इस बात के ख्वाब देखने लगा कि उसको जो है बड़ा होना है और उसकी राह में उस वक्त जो है सिर्फ 2 बड़े लोग थे। अब हम अपने अगले एपिसोड में देखें किस तरह से दाऊद ने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराया, शिकस्त दी और किस तरह से दाऊद एक छोटे से गली के गुंडा होने से किस तरह से बड़ा होके एक गैंग लॉर्ड हो गया। सो यू अंडरस्टैंड, यू विल सी कि क्राइम की साइकोलॉजी यही होती है कि आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको सामने वाले को गिराना होगा, नीचा करना होगा। ये आप अगली कहानी भी देखिए दाऊद ने क्या किया और कैसे बड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।